हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम, दैट इज़ फर्स्ट एड। तो कंप्लीट टॉपिक फर्स्ट एड क्या होता है, ठीक है। अगर स्नेक बाइट हो, कोई भी बर्न्स हो जाएं, आपको सन स्ट्रोक के कारण है या फिर ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, इस तरह की कोई भी लाइक डॉग बाइट कर ले, तो ये सारे फर्स्ट एड के जो सिम्टम्स होते हैं या फिर हम कहते हैं जो इसका सॉल्यूशन होता है, फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, वो इस सेशन में कंप्लीट एक ही वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फ़र्स्ट एड पर लॉन्ग क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और सभी कंबाइन करके फर्स्ट एड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट एड होता क्या है? फर्स्ट एड यानी कि सबसे पहली हेल्प जब पर्सन को दी जाती है जब उसको कोई किसी तरह की इंजरी हो, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, किसी भी तरह की इंजरी जब हमें पर्सन को फील होता है कि इसको लगी है चोट इंटरनली या एक्सटर्नली, तो सबसे पहली एड जो दी जाती है, उसको सबसे पहला ट्रीटमेंट जो दिया जाता है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम ऑफ ए एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर मेडिकल हेल्प इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है। अब जो भी हम चीज़ें देखने वाले हैं इस यूनिट में, इसी के रिलेटेड देखने वाले, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं या फिर जो भी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है, वो सारी हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ एम्स एंड स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। तो सबसे पहले 3 एम होते हैं फर्स्ट एड के, दैट इज़ टू प्रिजर्व लाइफ, टू प्रमोट रिकवरी, लाइफ को, जीवन को बचाना, अगर किसी की जान खतरे में है उसको बचाया जा सके, उसकी बीमारी को रिकवर किया जा सके या फिर उसकी जो इंजरी है वहाँ से उसको निकाला जा सके। एंड थर्ड वन इज़ टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ कैजुअलिटीज़ कंडीशंस, यानी कि अगर किसी की हालत खस्ता है, किसी को ज़्यादा चोट लगी है, तो उसकी हालत और ज़्यादा वर्स ना हो, इस तरह की फ़र्स्ट एड उसको दी जा सके ताकि हम मेडिकल हेल्प तक पहुँचे या डॉक्टर तक पहुँचे उससे पहले हम उसको थोड़ी सी फर्स्ट एड दे दें ताकि वो वहाँ तक पहुँचने के हालात में हो जाए, ठीक है। फर्स्ट एड इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेडिसिन एंड सर्जरी, इट इज़ स्किल्ड असिस्टेंस बट द फर्स्ट नीड नॉट बी अ डॉक्टर। तो जो फर्स्ट एड बंदा देता है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, हो सकता आपका फैमिली मेम्बर हो या कोई भी ऐसा पर्सन। देखिए, द फर्स्ट एडर शुड ऑब्जर्व केयरफुली, थिंक क्लियरली एंड एक्ट क्विकली। फर्स्ट एड लाइक बच्चे के ऊपर गरम गरम चाय डल गई तो क्या करेंगे, बर्न हो गया नहीं स्किन, तो सबसे पहले कौन है आपके पास? आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसकी मदर है, तो क्या वो इमीडिएट डॉक्टर के पास भागेंगे या उसको बच्चे को पकड़ के फटाफट पानी के, ठंडे पानी के नीचे करेंगे, क्या करेंगे? ये होती है फर्स्ट एड। जो पर्सन आपके बिल्कुल पास है वो क्या एक्शन लेगा, इमीडिएट आपको क्या फर्स्ट एड देने वाला है। सो स्कोप ऑफ फर्स्ट एड क्या है? शुड एग्जामिन द कैजुअलिटी टू नो द डिटेल्स ऑफ इंजरी, ठीक है। जो फर्स्ट एड आपको दे रहा है वो उसको डिटरमाइन करना चाहिए कि इंजरी किस तरह की है और क्या उसको डायग्नोस किया है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं स्कोप ऑफ फर्स्ट एड। अब देखो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मेंशन करनी है, फर्स्ट एड इक्विपमेंट या फिर अपरेटस क्या होता है उसकी किट में। क्लीन कॉटन वूल होती है, ठीक है, एक नीडल होती है, बैंडेजेस, ट्वीज़र्स, सेफ्टी पिन, मेजरिंग टेप होती है, देन थर्मामीटर होते हैं, सीजर्स। आपको इस पे किट पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो ये चीज़ भी आपको बतानी ज़रूरी थी, ठीक है। थर्मामीटर है, सीजर्स है, कैमल हेयर ब्रश है, पैड्स ऑफ वेरियस साइजेस, टर्निक्वेट, अडहेसिव ड्रेसिंग्स हैं, स्पून है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती हैं? आपकी जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें। देन इज़ ग्रेजुएटेड ग्लासेस। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस, अगर किसी पर्सन को फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं या फिर क्या टाइप्स हो सकती हैं और उसकी रेमेडी यानी कि फ़र्स्ट एड क्या दी जानी चाहिए, ठीक है। तो फ्रैक्चर्स आर कॉमनेस्ट इंजरीज इन्वॉल्व इन द बोन्स। तो फ्रैक्चर हो जाना मतलब कहीं कोई हड्डी टूट गई, मिसप्लेस हो गई, ठीक है, कुछ हड्डी के साथ प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्चर हो गया भैया इसके। वो जो प्लास्टर लगाते हैं ना 40 दिन का, कि वो हड्डी मूव नहीं होनी चाहिए, उसको जोड़कर फिर प्लास्टर लगा देते हैं ताकि 40 दिन तक वो अपनी प्लेसमेंट में बेहतर तरीके से आ सके, ठीक है। ये तो डॉक्टर्स का काम है, लेकिन फर्स्ट एड क्या दी जाएगी? सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स देखते हैं। देखो, सेवरल टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स क्या हैं, सिंपल और क्लोज्ड। सिंपल फ्रैक्चर क्या है? ये क्लीन ब्रेक इन द बोन विदाउट द एंड्स पंक्चरिंग थ्रू द स्किन, यानी कि स्किन में पेनिट्रेट नहीं हुआ, सिर्फ क्लियर कट हड्डी टूटी है, तो वो क्या है? सिंपल और क्लोज्ड। देन इज कंपाउंड और ओपन इज़ वन इन विच ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन्स आर फ्रेगमेंटेड और शैटर्ड इनटू मैनी पीसेज, यानी कि जो हड्डी टूटी है ना वो भी फर्दर काफ़ी हिस्सों में टूट चुकी है, इसको बोलते हैं कम्प्लेक्स जो हो जाता है, कंपाउंड।
देन इज कम्युनिकेटेड अ बोन इज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस, एक हड्डी जो जगह जगह से टूट गई है। देन इज इम्पैक्टेड, ये सारे आप जो टाइप्स हैं इसकी देख सकते हैं। इम्पैक्टेड क्या कहता है, ब्रोकन एंड्स ऑफ बोन्स आर ड्रिवन इनटू वन अनदर, यानी कि जो हड्डियाँ टूट चुकी हैं एक दूसरे के अंदर वो घुस चुकी हैं, पहले उनको बाहर निकालेंगे डॉक्टर्स, ठीक है, फिर उसको प्लेस करेंगे। देन अनदर इज ग्रीन स्टिक। वैसे आई थिंक आपको ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओवरऑल बता सकते हो कि फ्रैक्चर जो है वो होता है, तो कोई सिंपल कंपाउंड भी हो सकता है, मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है, इम्पैक्टेड बोन फ्रैक्चर हो सकता है, आपको अलग अलग ये बताने की आई गेस ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सिम्टम्स देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो बंदा देख रहा है ना कि फ्रैक्चर हुआ है, फर्स्ट एड देने वाला, वो पहले डायग्नोज तो करेगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। पेन एट और नियर द सीट ऑफ फ्रैक्चर, जहाँ पे फ्रैक्चर हो उसके आसपास की जगह में दर्द होगा, स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी उस पोर्शन में, लिमिटेशन ऑफ नॉर्मल मूवमेंट, यानी कि वो पार्ट है जो मूवमेंट उसकी कम होगी। सो ये चीज़ें वैसे मैं बहुत बेटर एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरा बेटा है जो छोटा 6 साल का, उसके फ्रैक्चर हुआ था आर्म पर, तो उसके यही सारे सिम्टम्स थे, पेन हो रहा था, स्वेलिंग हो गई थी, ठीक है, तो मूवमेंट में बहुत दिक्कत आ रही थी, डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम्ब थी, इरेगुलरिटी ऑफ द बोन, और वो थैंकफुली फिक्स हो गया था और ठीक भी हो गया था। सो नेक्स्ट देखिए क्या है, क्रेपिटस, यानी कि बॉडी ग्रेटिंग में बी हर्ड और फेल्ट, अननेचुरल मूवमेंट एट द सीट ऑफ द फ्रैक्चर, बिल्कुल बाजू जो है डिस्प्लेस हो सकती है, या फिर वो पोर्शन जो फ्रैक्चर हुआ है ना, ऐसे लगता है कि ये टेढ़ा कैसे हो गया हाथ, या फिर अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ है तो टेढ़ा कैसे हो गया, क्योंकि बोन अगर टिल्ट हो जाएगी तो हमें बॉडी पार्ट भी टिल्टेड नज़र आएगा। इसका ट्रीटमेंट देखो क्या है, इमोबिलाइज द इंजर्ड पार्ट टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, यानी कि इमोबिलाइज मतलब उसको हिलाना नहीं है, जहाँ पे इंजर्ड पार्ट है उसको ऐसे ही पकड़ के रखना है, और डॉक्टर के पास तो हम लेके ही जाएंगे। यूज़ द अनइंजर्ड पार्ट ऑफ पेशेंट्स बॉडी एज स्प्लिंट, जो अनइंजर्ड पार्ट है ना वहाँ से आप बच्चे को या फिर जिसको भी फ्रैक्चर हो उसको देखें, ऑब्जर्व करें। प्लेस थिक पैडिंग यूजिंग स्टेराइल कॉटन, फोल्डेड टॉवल्स, स्कार्व्स, सॉक्स एंड टू फिल स्पेसेस बिटवीन 2 parts ऑफ द पैडिंग। देन अवॉइड हैविंग अ बैंडेज डायरेक्टली ओवर द फ्रैक्चर्ड पार्ट, जहाँ पे भी फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे हमें बैंडेज नहीं बांधनी चाहिए, इनफैक्ट उस पार्ट को देखना ही नहीं चाहिए, उस पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए किसी भी तरह का। नेक्स्ट देखो है बैंडेजेस एंड साइन शुड नॉट बी टाइट, जो भी बैंडेज बांध रहे हैं वो इतनी टाइट ना हो कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाए। देन फाइनली हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद, ऐसे नहीं है कि ध्यान ही रखते जाओ, हॉस्पिटल भी तो जाना है भैया, लेकर बंदे को जिसका फ्रैक्चर है तो हॉस्पिटलाइज करा दो उसको जल्दी से, ताकि फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाए। देन देखो स्प्लिटिंग प्रिवेंट्स, ये भी थोड़ा सा एडवांस चीज़ में लेकर आई हूँ, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत मेंशन की जा सकती हैं। मोशंस ऑफ फ्रैक्चर्ड फ्रेगमेंट्स दस रिड्यूसिंग पेन, फर्दर डैमेज ऑफ मसल नर्व्स, ब्लड वेसल्स बाय ब्रोकन एंड्स। वैसे ये चीज़ मत ही करो क्योंकि टाइम थोड़ा है और कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी, जितना करवाया है ना वो करो, बस स्प्लिटिंग प्रिवेंट्स मत करो। जो चीज़ें जो बच्चे ये चीज़ कर सकते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप न्यू हो तो इस चीज़ को मत छेड़ना। नेक्स्ट इज़ बर्न्स एंड स्कैल्स, अगर कहीं पे जल जाए, जैसे मैंने बोला गर्म चाय डल जाए या फिर कोई भी बर्न इंजरी हो जाए तो उसको फर्स्ट एड क्या दी जाए। रिमूव द ब्रंट क्लोथ्स केयरफुली, डू नॉट रिमूव क्लोथ्स फ्रॉम अबव द वेसिकल फॉर्म ड्यू टू बर्न्स, अगर कहीं जल गया उसके ऊपर कोई कपड़ा तो उसको उतारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। डोंट डिस्टर्ब वेसिकल्स, यानी कि जो भी अफेक्टेड एरिया ना उस पर कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, उसके ऊपर कपड़ा है जो भी चीज़ है उसको हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कवर द बर्न पार्ट ऑफ द बॉडी विद क्लीन क्लॉथ, जहाँ पे भी जला हुआ है उसको क्लीन क्लॉथ से कवर करो। कीप द पेशेंट वार्म विद द ब्लैंकेट, देन यूज स्प्लिंट्स एंड स्लिंग्स टू सपोर्ट द बर्न पार्ट ऑफ द बॉडी, फिर ट्रीट द शॉक, कॉल द डॉक्टर फॉर हेल्प। ये चीज़ें हैं, बेसिकली बताते क्या है कि आपको करना क्या नहीं है, हम कुछ और करने लग जाते हैं, ठंडे पानी के नीचे कर दिया एज आई टोल्ड, ठीक है, तो क्या नहीं करना और क्या करना है। इफ़ द चाइल्ड हैज़ बर्नड विद एसिड्स, ये भी था ना कि अगर केमिकल डल जाए आपके ऊपर तो उसके लिए छोटा सा सेंटेंस ही है ये, अगर एसिड डल जाए, was burnt then wash with water or water mixed with soda. If it is burnt by alkali यानी कि lime, then cleanse the part burnt, wash it with water mixed with lemon or with warm water.
ठीक है। अगर केमिकल्स के थ्रू आ जाए तो बस इतना सा है, इसके ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे आई गेस। नेक्स्ट है फेंटिंग का, ये नहीं था लेकिन सनस्ट्रोक में ये चीज़ भी मेंशन हो सकती है कि सनस्ट्रोक जब होता है ना, बहुत तेज़ धूप होती है तो हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसके कारण चक्कर खा के बंदा कोई भी गिर सकता है। ठीक है। जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, यानी कि हमारे हेड तक, ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचता, सर्कुलेट नहीं होता, तो फेंट हो जाता है। फेंट होना मीन्स चक्कर आ जाता है और हम बेहोश हो जाते हैं, ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ फेंटिंग, द पेशेंट बिकम्स पेल, स्किन बिकम्स, ठंडी पड़ जाती है बिल्कुल बॉडी, पसीना आने लगता है ठंड में भी, रेस्पिरेशंस बिकम्स वीक, पेशेंट में बिकम अनकॉन्शियस, वही कि अपने सेंसेस खो देता है, और पल्स बहुत धीरे चलने लगती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि जो भी पर्सन को ये चीज़ होती है उसको बिल्कुल फ्लैट लिटा देना चाहिए, ताकि उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना हेड तक पहुँचे। हेड तक कैसे पहुँचेगा? अगर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो सर्कुलेशन हेड की तरफ पहुँचे और जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। गिव फ्रेश एयर बाय ओपनिंग डोर्स, बिल्कुल वहाँ पे इकट्ठा, जहाँ हम बोल देते हैं कि सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है उस पर्सन के अंदर। तो फ्रेश एयर वहाँ पे उनको मिलनी चाहिए। कोई भी आप उनको लेमन पिला सकते हैं इमीडिएट, या फिर ग्लूकोज भी दे सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आप ये चीज़ कर सकते हैं। बीपी कम हुआ है ना, तो गिविंग स्मेलिंग सॉल्ट या फिर मुंह में नमक वाला पानी जो होता है वो डाल सकते हैं। इन चीज़ों से क्या है, जो चक्कर की स्थिति है या फेंट होने की टेम्पटेशन है वो कम हो जाती है और इंस्टेंट रिकवरी हो जाती है पर्सन की। नेक्स्ट देखो है स्नेक बाइट। अगर स्नेक की बाइट हो जाए, ठीक है, स्नेक आपके दंदी काट ले, यानी कि अगर डस ले, फिर क्या होगा? फर्स्ट एड, कॉल द डॉक्टर एट वंस, सबसे पहले डॉक्टर को फ़ोन करो या बंदे को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास भाग जाओ बस। रिकॉग्नाइज द काइंड ऑफ स्नेक दैट हैज़ बिटन, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? इफ़ द स्नेक इज़ पॉइजनस मेक एवरी एफर्ट टू अवॉइड फ्रॉम पोजीशन एंटरिंग इनटू द बॉडी। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, अगर स्नेक ने लेग पर बाइट किया है या फिर आर्म पर बाइट किया है, स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड बाय मीन्स ऑफ टर्निक्वेट, द टर्निक्वेट शुड बी बिटवीन द वाउंड एंड द हार्ट, यानी कि वो दिल तक नहीं पहुंचना चाहिए, टाइटली उसको बांध दो, यानी कि वो वहीं पोर्शन तक रहे और सारे बॉडी में फ़्लो ना हो। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं डॉक्टर्स, तो वो बांध देते हैं ना बाजू के अराउंड बहुत टाइट से और पंप करना स्टार्ट करते हैं, तो वो क्या है, हमारी सिर्फ बाजू के लोअर पार्ट में ही वो चीज़ फ़्लो करती है और बीपी गैस कर लेते हैं, वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। उसी तरह से टर्निक्वेट क्या होता है कि टाइटली बांध दिया जाता है, ताकि वो जो अफेक्टेड है, स्नेक ने बाइट किया है, डसा है आपको, वो जो उसका जहर है ना वो बाकी बॉडी पार्ट में ना पहुँचे, हार्ट तक स्पेशली वो ना पहुँच पाए। टेक अ रबर पाइप और एन एक्सटेंसिबल लेस और हैंकरचीफ एंड प्रिपेयर द टर्निक्वेट्स, कीप दिस एट इट प्लेस फॉर 20 minutes एंड देन लूजन इट एंड अगेन फास्टन इट स्ट्रांगली, डू दिस टिल द डॉक्टर अराइव्स। देन अप्लाई पोटेशियम पर मैंगनेट ऑन द वाउंड, अगर है, मेक वाउंड ऑफ 3 to 4 inches डीप, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। गिव स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, टी और हॉट मिल्क इफ़ पेशेंट कैन swallow इट, अगर पेशेंट ये पीने खाने की हालत में है तो उसको जो ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है या चाय है वो दी जानी चाहिए, या फिर गर्म दूध दो उसको। गिव हिम करेज, और देखो करेज और मोटिवेशन देना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि भैया तेरे को तो सांप ने काट लिया, तू तो बस 2 पल का मेहमान है, ये मत बोल देना, ठीक है। डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले ही भगवान के पास पहुँच जाना है उसने। नेक्स्ट देखो क्या है, रेबीज़, यानी कि फर्स्ट एड आफ्टर डॉग बाइट, अगर कुत्ता काट ले, ठीक है। वैसे तो पीटी उषा बन जाते हैं अगर कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए, तो वो भागते हैं हम इतनी तेज़, यानी कि हमारी एनारोबिक एक्सरसाइज होती है उस टाइम पे। तो सबसे पहले क्या होगा, कॉल डॉक्टर फॉर हेल्प, या फिर डॉक्टर के पास ले जाओ। वॉश द वाउंड विद वाटर एंड सोप, उस वाउंड को वॉश करो वाटर के साथ या सोप के साथ। अप्लाई कार्बोलिक एसिड विद द मैच स्टिक एट एवर प्लेस ऑफ बाइट इंस्टेड एंड आउटसाइड द वाउंड। देन बर्न द वाउंड विद हॉट आयरन और नीटिंग नीडल, यानी कि सुई को गर्म करके ना वहाँ पे वाउंड के ऊपर लगाओ। अप्लाई पोटेशियम पर मैंगनेट, सिल्वर नाइट्रेट और स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, अगर है और इसके बारे में जानकारी है ओनली तब। गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बाइट एंड द डॉग, पता होना चाहिए डॉग की नस्ल क्या है, कहीं वो ऐसे तो नहीं कि इन्फेक्टेड डॉग है, ये चीज़ें भी पता होनी ज़रूरी है। फाइंड आउट वेदर द डॉग हैज़ बिटन ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड और व्हेन इट वाज ट्रबल्ड, मतलब वही कि कुत्ता खुद बीमार था या फिर किसी नॉर्मल स्ट्रीट डॉग ने काटा है या किसी नॉर्मल डॉग ने काटा है। गेट एंटी रेबीज़ ट्रीटमेंट विद एंटी रेबीज़ वैक्सीन, ठीक है, ये सारे उसके ट्रीटमेंट है।
नेक्स्ट कम द ब्लीडिंग। अब देखो ब्लीडिंग का टॉपिक जो है ना ये थोड़ा सा डिटेल में है, आप चाहे तो इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेलिंग इसकी बता रही हूँ यहाँ पर। ब्लीडिंग इंटरनल भी हो सकती है, देखो एक्सटर्नल भी हो सकती है। कहाँ कहाँ पर हो सकती है? आर्टरीज, आर्ट्रियल ब्लीडिंग हो सकती है, कैपिलरी ब्लीडिंग हो सकती है एंड वेनस ब्लीडिंग हो सकती है। अब देखो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द वेसल्स दैट कैरी ब्लड। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कैपिलरीज आर द वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये अगर कहीं पे भी ब्लीडिंग होती है तो किस तरह से उसको ठीक किया जा सके। 3 तरह की ब्लीडिंग है ना, तो तीनों का हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। In arterial bleeding, the blood that oozes out with the heartbeat is of bright red color. But in capillary bleeding, it is in dark purple and takes place slowly. In the case of venous bleeding, blood is dark purple but comes out in a fast flow. ठीक है, तीनों की बिल्कुल डिफरेंट जो रिकॉग्निशन है वो हम कर सकते हैं। द ब्लड इज डार्क पर्पल बिकॉज ऑफ द 8 प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन कलेक्टेड ऑन इट। अब फर्स्ट एड क्या दोगे कैपिलरी ब्लीडिंग अगर हो रही है तो? डिप द पार्ट ऑफ बॉडी इन कोल्ड वाटर, टाई द वाउंड विथ वेट क्लीन क्लॉथ। ठीक है, अगर वेनस ब्लीडिंग है तो हम क्या कहते हैं, जैसे कहीं पे भी ब्लीडिंग होती है, लोअर द वाउंडेड पार्ट ऑफ द बॉडी, देन अप्लाई टर्निक्विट ऑन द वाउंड इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द हार्ट। वही ये याद रखो कि जो वेनस ब्लीडिंग है और जो स्नेक बाइट है इसकी जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो सेम है, कुछ शॉर्टकट्स तो याद करने पड़ेंगे ना आपको। टाई अ क्लीन क्लॉथ डिप्ड इन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, बस ये डिफरेंट है स्नेक बाइट से। स्नेक बाइट में हमने कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डिप किया हुआ क्लीन क्लॉथ वहाँ पर लगा देना है, टाई कर देना है। देन इज़ फॉर आर्ट्रियल ब्लीडिंग, क्या सॉल्यूशन है इसका? फर्स्ट एड, प्लेस अ कंप्रेस ओवर द वाउंड एंड अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद बोथ द थम्स। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है। देन इफ ब्लड डज नॉट स्टॉप ओजिंग आउट, अप्लाई प्रेशर एट द प्रेशर पॉइंट नियरेस्ट टू द हार्ट, यूज टर्निक्विट। तो हार्ट के पास बिल्कुल हमने प्रेशर बिल्डअप करना है। रेज द वाउंडेड पार्ट अबव सो दैट द लेस ब्लड में कम आउट। ये नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, आर्टेरियल ब्लीडिंग जिसको हम कहते हैं कि हमारे कहीं चोट लग जाए ना, ब्लड बहुत तेज़ी से निकल रहा है, नॉर्मल जो चोट लगती है, तो वो बॉडी पार्ट को, अगर आपके पैर पे चोट लगी है ना तो लेट जाओ और पैर को ऊपर कर लो, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो हमारी ग्रेविटी हमें नीचे की तरफ खींचती है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो बॉडी पार्ट नीचे है ब्लड उसकी तरफ ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेविटेशनल प्रिंसिपल जहाँ पे चोट लगी है वो बॉडी पार्ट ऊपर कर लो ताकि ब्लड वहाँ से ज़्यादा ना निकले, लॉस ऑफ ब्लड कम हो। ठीक है जी, ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो। द प्रेशर पॉइंट्स आर, ये इतना डिटेल में मत करना, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई थी बट ये आप मत करो, प्रेशर पॉइंट्स ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। देन इज़ फर्स्ट एड ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज़, जिनको नोज़ से ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जिसको कुछ लोग बोलते हैं ना कि नक्सीर छूटना, ऐसा कुछ भी बोलते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज इज कॉज्ड बाय हीट और इंजरी ऑन द नोज। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल गिविंग फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग नोज। ये अक्सर बच्चों को देखा जाता है, जब बच्चे धूप में खेल कर आते हैं या फिर ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना तो नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सीट द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ एन ओपन विंडो एंड बेंड हिज हेड बैकवर्ड विद हिज हैंड रेज्ड अप। ये पोजीशन में बच्चे को बिठाना चाहिए। देन लूजन द टाइट क्लॉथिंग अराउंड द नेक एंड चेस्ट। अगर कोई टाई लगी है या गले का बटन शर्ट का बंद है तो उसको खोलो, सांस आने दो, हवा आने दो बच्चे को। आस्क द चाइल्ड नॉट टू ब्रीथ थ्रू नोज बट थ्रू द माउथ। देखो नोज से ब्लीडिंग हो रही है तो नोज के थ्रू ब्रीद करना इफेक्टिव नहीं है, माउथ के थ्रू बच्चे को बोलो कि या फिर जिसको भी हो रही है कि ब्रीद किया जाए। प्लेस द फीट इन वार्म वाटर, अप्लाई कोल्ड कंप्रेस ओवर द नेक। यानी कि सिर पर बोलते हैं कि या तो ठंडा पानी डाल दो, ठीक है, सिंपली जो देसी तरीके अपनाते भी हैं हम लोग, अक्सर हमने देखा भी हुआ है, या फिर ठंडी ठंडी कोई आइसिंग पैड होते हैं वो रखो ताकि जो नोज़ में ब्लीडिंग है वो बंद हो जाए, क्योंकि ड्यू टू हीट हो रही है ज़्यादातर वो चीज़ कम हो पाए। डू नॉट अलाउ द चाइल्ड टू स्नीज, छींक नहीं मारने देंगे उसको। देन है हेमरेज का, ये आप देख सकते हैं, प्रिवेंशन भी हेमरेज की है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट कम्स द ट्रीटमेंट फॉर इंटरनल ब्लीडिंग। अब जब इंटरनल ब्लीडिंग हो, पेशेंट लाइंग डाउन, इंट्रावेनस मॉर्फाइन, देन एमरजेंसी ट्रीटमेंट ही होता है, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग का तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, डॉक्टर के पास ही लेकर जाना पड़ेगा, उसका कोई घर पे सॉल्यूशन नहीं होता जिसका हम फर्स्ट एड कर सके। फर्स्ट एड वही है इसका कि इमीडिएट रश टू द डॉक्टर।
नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ हीट स्ट्रोक। सबसे पहले हीट स्ट्रोक क्या है उसके बारे में भी बताओगे। इज़ द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ हीट इंजरी एंड इज़ कंसिडर्ड अ मेडिकल एमरजेंसी। ये जानलेवा भी हो सकता है या फिर दिमाग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इंटरनल हमारे जो ऑर्गन्स है वहाँ पर भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऑल्दो हीट स्ट्रोक मेनली अफेक्ट्स पीपल ओवर एज ऑफ 50, इट ऑल्सो टेक्स अ टॉल ऑन हेल्दी यंग एथलीट्स। क्योंकि देखो जो एथलीट्स है वो धूप छाँव तो देखते नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस करनी है ग्राउंड में तो वो वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये उसके कारण हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं देखो, नोजिया, सेजरस, कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन एंड समटाइम्स लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और कोमा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जैसे मैंने फेंटिंग का आपके साथ डिस्कस किया था ना, वो इसीलिए किया था क्योंकि हीट स्ट्रोक में ये लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर अनकॉन्शियसनेस डिस्कस किया जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, रैपिड हार्ट बीट या फिर रैपिड और शैलो ब्रीदिंग, अनकॉन्शियसनेस, बिहेवियरल चेंजेस सच एज कन्फ्यूजन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रेड हॉट एंड ड्राई स्किन, मसल वीकनेस और क्रैम्प्स, ये सारे क्या हैं इसके सिम्टम्स हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इनिशियल ट्रीटमेंट क्या दिया जाना चाहिए, इन्वॉल्व स्टेबलाइजेशन इन अ कूल एरिया। पहले तो उसको गर्मी में से बाहर लेके आओ और कोई ठंडे जगह पे बिठाओ ताकि जो हीट का प्रेशर बंदे की बॉडी पर डला हुआ है ना वो थोड़ा सा कम हो पाए। Patients who are significantly dehydrated, who are hyponatremic or who have mental status changes or central nervous system irritability should be transferred to an appropriate medical facility। तो देखो इस तरह की जो भी कंडीशंस होती हैं पहले तो उसको एक ठंडे एरिया में बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, ठीक है, या फिर हम ORS भी पिला सकते हैं। देखो नेक्स्ट बिल्कुल वही पॉइंट है क्योंकि जनरली हम लोग गर्मियों में यही करते हैं ना, या तो नींबू पानी पी लेते हैं, सिकंजवी बना लेते हैं। ORS आजकल तो, पहले तो पैकेट्स में आता था, उसको हम पानी में डिज़ोल्व करते थे, ठीक है। अब तो उसके जूस की बॉटल्स के जैसे ना वो आती हैं, जैसे फ्रूटी की बॉटल्स आती हैं ना, वैसे ही ORS की रेडी टू ड्रिंक बॉटल्स आती हैं अलग अलग फ्लेवर्स में, एप्पल फ्लेवर में, ऑरेंज में, इस तरह की आती हैं, तो वो डायरेक्ट ले सकते हैं। वो डिहाइड्रेशन नहीं होने देती बॉडी में। वैसे भी आई सजेस्ट कि गर्मियों में सभी को लेना ही चाहिए वो, क्योंकि धूप में निकलना रहता ही है। तो ये सारे उसके जो हैं सोल्यूशन है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो है फर्स्ट एड का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। आई होप, देखो मैं एक्सप्लेन तो कम कर पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये चीज़, तो आप लोग देख लेना, जितना आप यहाँ से मटेरियल लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। मैंने आपको ओवरऑल जो चीज़ें हैं एक्सप्लेन कर दी हैं, बाकी यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, सिर्फ आपके लर्निंग वाला है, या फिर आप अपने हिसाब से नॉर्मल देखो। अगर जैसे स्नेक बाइट की बात है या फिर डॉग बाइट है या फिर हीट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक में तो हम खुद भी सोच सकते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। बाकी कंटेंट आपके पास भरपूर आपको मिल चुका है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। इसके अलावा आई एम श्योर कि आपने जो प्रीवियस सेशंस हैं वो डेफिनेटली अटेंड किए होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी होगी फ्रेंड्स। सो ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। चल, थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।